पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको आंसर देखने को मिल जाएगी। तो टी हाफ डायरेक्टिव प्रोपोर्शन शुगर का पावर 1 पर आवर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, वेवलेंथ का वैल्यू पुट कर देना है। H2SO4 को हम जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का हम यूज करते हैं। तो यहां से आपको sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगा और टेट्राहेड्रल आपको देखने को मिलेगा NiCl4 के अंदर। ऑप्शन में दे रखा है कि लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, नोट हो गया। तो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो रियल में आपको एक्चुअल में तो लेफ्ट साइड आपका थंब होता है, बट आपको मिरर में जो इमेज बनता है वो लेफ्ट साइड बनता है। तो ऑप्शन में कौन सा पेयर ऑफ एनहांसियोमर है, तो यहाँ पर आपको कहीं भी आपको सिंगलेट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं CH आपको दे रखा है, प्लस में ऑक्सीजन दे रखा है, फिर उसके बाद CH3 दे रखा है, ठीक है। फॉर डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आपको इसमें चेयर फॉर्म बताना है। चेयर फॉर्म आपको प्लस ड्रॉ करना पड़ेगा और इसमें बताना ये है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MTZ ऑलराउंड। तो दोस्तों SPPU MSc केमिस्ट्री पार्ट 3 में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको डिस्कस कर दिया हूं। उसका आपका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, आप चैनल पे जाकर के आप प्ले लिस्ट पे सर्च करके आप देख सकते हैं, वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा SPPU MSc केमिस्ट्री का। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूं, जिसको 71 से लेकर 100 तक डिस्कस करने वाला हूं। और ये आपका लास्ट वीडियो रहेगी SPPU MSc केमिस्ट्री का सैंपल पेपर क्वेश्चंस का। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और जो न्यू चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए जो अभी तक इस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं, सैंपल पेपर क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किए हैं। कम टाइम है आपके पास एग्जामिनेशन को लेकर के, बट अभी तक आप वॉच नहीं किए हैं तो जरूर उसको शेयर कीजिएगा ताकि अपना वॉच करें और क्वेश्चन को अच्छे से समझे। तो आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक वॉच नहीं किए हैं और पार्ट 3 आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ 71 नंबर क्वेश्चन से। तो 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फ्लोइंग न्यूमन प्रोजेक्शन। ये आपका न्यूमन प्रोजेक्शन दे रखा है, ठीक है, और आपको बताना है, कंसिडर करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ C2 रोटेट अबाउट C2 से C3 बॉन्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एंगल ऑफ 120 डिग्री कन्फर्मेशन ऑब्टेन। मतलब ये आपका न्यूमन प्रोजेक्शन दे रखा है। इसमें आपको जो C2 है वो आपको C2 रोटेट करना, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में आपको रोटेट करना है, वो भी 120 डिग्री पर रोटेट करना है। और रोटेट करने के बाद आपको क्या कन्फर्मेशन देखने को मिलती है वो आपको बतानी है। तो मैं सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आपका न्यूमन प्रोजेक्शन का फॉर्मूला दे रखा, न्यूमन प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर दे रखा था। पहले मैंने आपको क्या करना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, किसका, C2 का। ये आप देख सकते हैं, ये आपका C2 है, C2 को रोटेट करना है। तो पहले हम 60 का रोटेट करेंगे, फिर उसके बाद 60 का रोटेट करेंगे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में। जो C2 है वो आपको ब्लू लाइन से ड्रॉ किया गया है, C3 जो है आपको पिंक लाइन से ड्रॉ किया। तो जो ब्लू लाइन वाला आपका है उसको आपको 60 पे रोटेट करना है। इसका मतलब ये है जो आपको CH3 है वो यहाँ पर आपको 60 पे रोटेट होगा, और ये आपका है वो आपको यहाँ पर रोटेट होगा, और ये आपको है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कंपाउंड को देख सकते हैं 60 रोटेट करना है, आपको इस तरह से देखने को मिलती है। उसके बाद फिर आपको अगेन 60 पे रोटेट करना है। तो जब हम 60 पे रोटेट करेंगे तो 60 पे ये आपको जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है आपको सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60 पे अगेन आप रोटेट किए, तो रोटेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरह से देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको बताना है कि 120 डिग्री रोटेट के बाद 120 पे रोटेट करने के बाद ये कन्फर्मेशन कैसा बनेगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपका डिफरेंट जो ग्रुप C2 एंड C3 के बीच में जो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आपस में देखने को मिलती है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो सब्स्टिट्यूएंट्स है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आपस में सेम देखने को मिल रही है, और दोनों का जो एंगल होता है 0 से लेकर 120 के बीच में होता है, तो उसको हम गॉचे कन्फर्मेशन बोलते हैं। हाँ, सेम मिथाइल ग्रुप डाइहेड्रल एंगल मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 120, मतलब कि 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 120 से कम रहेगा तो आपका वहां पर गॉचे कन्फर्मेशन शो करेगा। तो इसका आपको गॉचे कन्फर्मेशन आपका शो करेगा। तो 71 का जो आपका आंसर, आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, गॉचे कन्फर्मेशन। 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल टू CH2 कैन बी अचीव्ड। तो आपने इसमें बताया है कि आपको सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताना है, कौन सा इसमें रिएक्शन का हम यूज करते हैं जिसमें आपको कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके अल्केन में फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर CH2 जो होता है वो आपको अल्केन ही होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं क्लेमेंसन में यही वर्क होता है, और इसमें कार्बोनिल ग्रुप हो या अल्डिहाइड हो या कीटोन हो को रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट करता है। उस तरह से आपको वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी सेम होता है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन के अंदर में यही होता है, इसमें भी अल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन भी वर्क करती है और आपको वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी वर्क करती है। उस हिसाब से 72 का आंसर आपका सी हो जाएगा। बोथ क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन आपको दोनों वर्क करेगी, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट कर देती है। तो आपको 72 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी।
73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। आपको ये कंपाउंड दे रखा है, आपको 4 कंपाउंड दे रखा है, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टॉलिन दे रखा है, ठीक है। इसमें बताना है कि आपको रेट ऑफ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या होता है आपको पता है कि नाइट्रेशन में होता है कॉन्क H2SO4 और कॉन्क नाइट्रिक एसिड के बीच में हम यूज करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम नाइट्रेशन का वर्क होता है। और नाइट्रेशन में जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो NO2+ होता है। इसका मतलब ये होता है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वर्क करेगा। और आपको बताना है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा वर्क करेगी। तो सबसे मैं आपको बता दूं कि एक बेंजीन होता है और एक दूसरा ऑप्शन में आपको बता है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन अटैच है। थर्ड में आपको नाइट्रोबेंजीन दे रखा है, बेंजीन के ऊपर NO2 अटैच है। और फोर्थ में आपको टॉलिन दे रखा है, बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच है। तो बेंजीन तो नॉर्मल है तो उसको भी रहने देते हैं। क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्या है कि बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरो Cl अटैच है तो Cl में क्या होता है कि Cl जो होता है वो आपका -I शो करता है, ठीक है। और नाइट्रोबेंजीन के अगर NO2 अटैच है उसके अंदर भी -I शो करता है। तो यहां पर याद रखिएगा नाइट्रेशन उसमें फास्ट वर्क करेगा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें +I इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, वहां पर रेट ऑफ नाइट्रेशन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि अगर क्लोरीन -I शो कर रहा है तो -I में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो जो रिंग जो होता है रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। तो जो भी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आने वाला होगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा और जिस पे अटैच होगा वो आपको न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और जितना ज्यादा आपको ये न्यूक्लियोफाइल रिंग होगा उतना ज्यादा आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगी, वहां पर नाइट्रेशन का रेट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट वर्क करेगी और नाइट्रेशन का भी रेट वर्क करेगी। तो टॉलिन के पास क्या है कि टॉलिन जो होता है, टॉलिन के बेंजीन के पास CH3 ग्रुप होता है। CH3 में क्या होता है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का वर्क करेगी और इलेक्ट्रॉन को रिंग पे देगा। और जब रिंग पे देगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से रिंग पे देगा तो रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वहां पर आपको नाइट्रेशन का जो रेट है सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो 4 का सबसे ज्यादा होगा और नाइट्रोबेंजीन का सबसे कम होगा क्योंकि नाइट्रोबेंजीन बहुत ज्यादा खींचने वाला है, -I ग्रुप लगाता है। क्लोरोबेंजीन से ज्यादा खींचने वाला नाइट्रोबेंजीन है। तो 4 का सबसे ज्यादा और 3 का सबसे कम। तो वैसा ऑप्शन आपका ए में दे रखा है। तो आपका 4 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम आपका बेंजीन होगा और उससे कम आपका क्लोरोबेंजीन और सबसे कम आपका नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। तो 73 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड फ्रॉम ऑरेंज डाई स्टफ ऑन ट्रीटमेंट विथ NaNO2 dilute HCl followed by addition to an alkaline solution of बिट्टा नैफ्थॉल। जिसमें बताना है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक डाई स्टफ है जिसको हम ट्रीट करते हैं NaNO2 इन डाइल्यूट HCl के साथ। मतलब NaNO2 और डाइल्यूट HCl जो होता है वो डाइजोटाइजेशन होता है। तो हमें कौन सा एमीन का यूज करना है जिसमें डाइजोटेशन का वर्क करती है और उसके बाद आपको अल्कलाइन बिट्टा नैफ्थॉल के साथ भी हमको रिएक्ट करना है। तो मैं बता दूं आपको कि जब भी हम डाइजोटाइजेशन का वर्क करते हैं उसमें आपको प्राइमरी एमीन्स का हम यूज करते हैं। तो प्राइमरी एमीन्स 1 में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में आपका प्राइमरी एमीन दे रखा है बट लेकिन फोर्थ में भी आपका प्राइमरी एमीन है बट यहाँ जो एमीन जो है वो रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है, जिसकी वजह से आपको 74 का आपका थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिडिक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। ये देख सकते हैं ये आपका कैनिजुरो रिएक्शन है बट यहाँ पर आपको एरोमेटिक और एलिफैटिक आपका एल्डिहाइड दे रखा है बट ये आपका क्रॉस कैनिजुरो रिएक्शन का वर्क करेगी, ठीक है। ये नॉर्मल कैनिजुरो रिएक्शन वर्क नहीं करेगी, ये क्रॉस्ड कैनिजुरो रिएक्शन का वर्क करेगी। यहाँ पर आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एलिफैटिक एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा? तो सबसे ज्यादा एक्टिव आपको एलिफैटिक एल्डिहाइड सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। रीजन ये होता है कि हमने ऑर्डर पढ़ा है कि H का सबसे ज्यादा एक्टिवेशन होता है, उससे पीएच और उससे कम आपका अल्काइल का होता है। तो यहाँ पर H आपको देखने को मिल रहा है इसमें एलिफैटिक एल्डिहाइड में, तो H सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्क करेगी और यहीं पर आपको जो OH होगा न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस्ड कैनिजुरो रिएक्शन के यहाँ पर आप वर्कअप देख सकते हैं कैसा वर्कअप करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बेंजल्डिहाइड दे रखा है, आप फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है। बेंजल्डिहाइड का मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का मतलब एलिफैटिक एल्डिहाइड दे रखा है। तो मैंने आपको बताया कि जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, वो आपका एसिड में फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और जो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है वो आपको रिड्यूस हो जाता है, वो आपको अल्कोहल में फॉर्मेशन हो जाता है, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव होता है फॉर्मल्डिहाइड, मतलब कि एलिफैटिक एल्डिहाइड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वो वर्क करती है। बट यहाँ पर आपको हाइड्रोलाइसिस दे रखा है, पर क्वेश्चन में हाइड्रोलाइसिस नहीं दे रखा था, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ना होकर के क्वेश्चन में आपको सोडियम फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 75 का जो आंसर आपका होगा वो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। इसको अच्छे से आप देख लीजिए, बी आंसर आपका 75 का करेक्ट हो जाएगी। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ सिग्नल
दैट अपीयर इन द HNMR स्पेक्ट्रम। आपको बताना है इस कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड का आपको सिग्नल बताना है कितने सिग्नल देखने को मिलेगी। या आपका दे रखा है वो अल्किन्स दे रखा है और आपको वो भी आपका ट्रांस में दे रखा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम प्लेन डालेंगे तो प्लेन डालने के बाद यहाँ पर आपको प्लेन शो नहीं करेगा, प्लेन वर्क नहीं करेगा, बट इसको हम सिस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम जो CH3 है इसको हम रोटेट करके यहाँ पर CH3 लगाएं और H को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो सिस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिस में देखने को मिलेगा तो यहाँ अगर प्लेन डालेंगे तो CH3 और CH3 आपस में क्या होगा, एक दूसरे को टच करेगा और H आपस में टच करेगा। इसका मतलब ये है कि CH3 और ये CH3 दोनों का सिग्नल एक शो करेगा और H और ये H दोनों का वन सिग्नल शो करेगा। इसका मतलब ये है कि ऑल ओवर आपका 2 सिग्नल देखने को मिलेगी। तो 76 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको बताना है इसमें एसिडिटी सबसे ज्यादा किसका करेक्ट ऑर्डर होगा। यदि कंपाउंड के अंदर आपको बताना है कि सबसे ज्यादा किसका एसिडिटी होगा, तो मैं आपको बता दूं कि एसिडिटी में क्या वर्क करती है। एसिडिटी में प्रोटॉन H+ जो होता है वो इजिली रिलीज होता है। जो H+ इजिली रिलीज हो जाए वो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। और यह यहाँ पर एक और भी बात आती है कि जब H+ इजिली रिलीज हो जाए, रिलीज होने के बाद उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होना चाहिए, तभी आपका एसिडिटी वर्क करेगी और सबसे ज्यादा एसिडिटी शो करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में आपको CH3 ग्रुप दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको H+ रिलीज करेंगे तो आपको C+O- आपका उसका कंजुगेट बेस बनेगा। तो CH3 क्या होता है कि I ग्रुप शो करता है, H ग्रुप भी शो करता है, दोनों शो करता है, ठीक है। I भी H ग्रुप भी ये सिस्टम को देगा और सिस्टम को दे करके ये C+O- को डीस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे कम होगा एसिडिटी, आपको 2 का सबसे कम हो जाएगा। और 1 में, हाँ 1 में देख सकते हैं 1 में मेटा पोजीशन पे CH3 लगा गया है, तो ये भी तो सिस्टम को देने वाला है, I ग्रुप है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो CH3 पैरा पोजीशन पे जो होता है वो प्रीडोमिनेंट ज्यादा करता है एज कंपेयर मेटा से। तो पैरा लेस आपका एसिडिटी हो जाएगा, उससे ज्यादा आपका मेटा वाला हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं बता दूं जो थर्ड जो आपका है सबसे बड़ी ट्विस्ट वाली बात है, थर्ड जो होगा वो उसके अंदर ज्यादा होगा कि कम होगा एसिडिटी, क्योंकि थर्ड के अंदर जो है वो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट जब लगता है तो सबसे ज्यादा एसिडिटी शो करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर आपको NO2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट वर्क करेगा और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिटी शो करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं कि ऑर्थो इफेक्ट कब लगता है। तो ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ बेंजोइक एसिड पे लगता है। तो बेंजोइक एसिड पे अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाए, या I ग्रुप वाला अटैच हो जाए या I ग्रुप वाला अटैच हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऑर्थो पोजीशन पे अगर ओनली फॉर बेंजोइक एसिड में अगर एसिडिटी आपको बताना है और ऑर्थो पोजीशन पे आपको I सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो या फिर I सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, तो सबसे ज्यादा आपको ऑर्थो इफेक्ट का बेंजोइक एसिड का वर्क करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे कम आपका 1 का होगा और उससे कम आपका 2 का होगा। तो वैसा ऑप्शन कौन है, तो वैसा ऑप्शन आपका इसमें B और C आपका ऑप्शन जो है वो दोनों सेम है, बट इस हिसाब से आपको C होना चाहिए कि आपको थर्ड का सबसे ज्यादा यहाँ पर 2 की जगह पर 1 होगा और 1 की जगह पर आपका 2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, बट आप यहाँ पर समझ जाइएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो 78 नंबर क्वेश्चन की अब बात करते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग E2 इलिमिनेशन। हमने पढ़ा कि E2 इलिमिनेशन में क्या वर्क करती है। E2 इलिमिनेशन क्या होता है कि यहाँ पर इलिमिनेशन का वर्क करती है, जब प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और लिविंग ग्रुप को निकाल देगा, ठीक है। तो सेम वही कि यहाँ पर कार्बोकेटायन जनरेट नहीं होगा, बट यहाँ पर एंटी प्लेनर देखते हैं कि जहां से आपका प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकलने वाली है, दोनों में एंटी प्लेनर होना चाहिए। बट यहाँ पर आपको देखना ये है कि यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर कोई अस्टीरियो नहीं, वो आपको अस्टीरियो में देखते हैं, बट यहाँ पर अस्टीरियो नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड आपको क्वेश्चन में दे रखा था और OH आपको न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया, 1 नंबर से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया है तो आपको ये देखने को मिला है, और सेकंड नंबर प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया है तो आपको ये देखने को मिला है। तो अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा अल्किन ज्यादा अस्टेबल है और मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अल्किन मेजर प्रोडक्ट तभी बनता है जहां पर अल्किन ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाला आपने यहां से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको अल्फा हाइड्रोजन 4 देखने को मिल रहा है और आपका सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ एक ही आपको सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहा है और एक ही ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट सेकंड में आप देख सकते हैं आपको एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहा है और अल्फा हाइड्रोजन आपको 8 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रही है, मतलब कि 8 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रही है। तो सबसे ज्यादा आपको सेकंड वाला अल्किन ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये है यहां से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहां पर आपको अल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहां से टोसाइल जो है लिविंग ग्रुप है वहां से निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको सेकंड वाला जो पार्ट है वो मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगी।
तो 78 का जो आंसर करेक्ट होगी वो प्रोटॉन यहां से आप स्टार्ट करेगा और यहां पर आपको अल्किन देखने को मिलेगा। तो वैसा ऑप्शन कहां पे आपको है, तो बी ऑप्शन में आपको देखने को मिले। यहां से एक बार आप देख लीजिए अच्छे से कि 78 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। यहां से अल्किन जो है वो ज्यादा अस्टेबल देखने को मिलेगी। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। इसमें बताना यह है कि आपको 1 2 3 4 आपको कंपाउंड दे रखा है और 4 कंपाउंड के अंदर बताना कि सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप कौन सा फास्ट है, कौन सबसे ज्यादा है, उसका एबिलिटी सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप कौन सा है। तो हमने पढ़ा है कि लिविंग ग्रुप कब ज्यादा वर्क करती है, जब वीकर बेस होता है। वीकर बेस होगा, जो वीक बेस वर्क करेगी उसमें लिविंग ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा वर्क करती है, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं, आपको समझने में आसानी। यहां पर आप देख सकते हैं आपको 1 2 3 4 कंपाउंड आपको दे रखा था, 4 कंपाउंड दे रखा था। आपको बताना था क्या सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप किसका होगा। तो वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप, मैंने आपको बताया कि वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप। जहां आपको अगर आपको मैं बता दूं कैसे आप लिविंग ग्रुप को बताइएगा कि वीकर बेस लिविंग ग्रुप, आपको तो मालूम चल गया कि वीकर बेस होता है लिविंग ग्रुप बेटर होगा। तो यहां पर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं कि यहां पर आप सबसे पहले आपको एसिडिटी देखना है कि जिसका एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा उसका जो कंजुगेट बेस जो होगा वो वीक होगा, और जिसका कंजुगेट बेस वीक होगा उसका लिविंग ग्रुप ज्यादा होगा। सिंपल वे में आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको सबको जितना यहां पर सब बेस दे रखा है इसको हम एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि H+ इसमें अटैच कर देंगे। जैसे इसमें H+ को अटैच कर देंगे वो एसिड में शो करने लगेगा। और उसके बाद ऑर्डर देखेंगे एसिडिटी का। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने H+ अटैच कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं एसिडिटी का ऑर्डर आपको ये देखने को मिले। यहां पर आपको फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर H+ जो है इजिली निकल जाएगा। तो यहाँ पर H+ जो इजिली निकलेगा तो ये आपका एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा। CF3SO2OH सबसे ज्यादा एसिडिटी होगा। उसके बाद आपको MESO2OH देखने को मिलेगा, उससे कम आपको, तो उसके बाद आपको एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा और सबसे कम आपको मिथाइल अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि एसिडिटी सबसे ज्यादा है। तो जिसका एसिडिटी सबसे ज्यादा है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, और जिसका कंजुगेट बेस वीक होगा उसका बेटर लिविंग ग्रुप होगा। इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। इसका मतलब यह है कि 4 नंबर सबसे ज्यादा आपका लिविंग ग्रुप होगा, उसके बाद आपको 3rd नंबर लिविंग ग्रुप होगा, उसके बाद आपको 1 होगा, सबसे लिस्ट आपका 2 हो जाएगा। इसका मतलब यह है 4th सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप होगा, उससे कम आपको 3rd होगा, उससे कम आपका 1 होगा, सबसे कम आपका 2 हो जाएगा लिविंग ग्रुप। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा आपको लिविंग ग्रुप देखने को मिलेगा एबिलिटी वाला आपको 4th, और उससे कम आपका 2, और उससे कम आपको एसिटिक एसिड, और सबसे लिस्ट आपको मिथाइल अल्कोहल। तो 4 सबसे ज्यादा होगा और 2 सबसे कम होगा। 79 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 सबसे ज्यादा होगा, मतलब ये वाला ग्रुप सबसे ज्यादा एबिलिटी होगा लिविंग ग्रुप का, और सबसे लिस्ट आपका ये वाला ग्रुप सबसे लिस्ट हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया रीजन कि इसमें एसिडिटी आप देखिए, जिसका ज्यादा एसिडिटी होगा उसका वीक कंजुगेट बेस होगा, और जिसका कंजुगेट बेस वीक होता है उसका जो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, मतलब लिविंग ग्रुप अच्छा होता है। तो ये आपका एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा, इसका कंजुगेट बेस वीक होगा, और इसका लिविंग ग्रुप सबसे ज्यादा होगा। तो 4 सबसे ज्यादा और 2 सबसे कम। इसका मतलब 79 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HBr इन द प्रेजेंस पर ऑक्साइड पे आपको HBr के साथ रिएक्ट करवाना है। प्रोपीन को HBr के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो आपको बताना है कौन सा इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। था आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं उसमें अगर पर ऑक्साइड दे रखा है उसका मतलब है कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म वर्क करेगी वो फ्री रेडिकल पे मैकेनिज्म वर्क करेगी। इसका मतलब यह है कि जो इंटरमीडिएट बनने वाली है आपको फ्री रेडिकल पे बनने वाली है, और जो रिएक्शन होगा वो एंटी मार्कोनिक कॉफ से ही बनेगा। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन का आप देख सकते हैं कि प्रोपीन का आपका ये फॉर्मूला होता है। अब प्रोपीन को हम जब पर ऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर आपको जो डबल बॉन्ड है वो रेडिकल का फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। जैसे रेडिकल का फॉर्म ब्रेक होगा उसका हम HBr से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिक कॉफ का रूल को फॉलो करते हुए जो Br होगा वो Br आपको टर्मिनेट पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, और आपको इन द बेटिवन वाला पोजीशन पे आपको कार्बन पे फ्री रेडिकल शो करने लगेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक नंबर का जो आंसर होगा वो आंसर आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो Br है वो टर्मिनेट पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, और जो बीच वाला कार्बन है उस पर आपको फ्री रेडिकल शो करेगा। तो 80 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते क्वेश्चन आप 80 का देख सकते हैं, और ऑप्शन भी आप एक बार देख लीजिए, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 80 का। 81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमर। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो पॉलीमर है। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलीमर कौन कौन सी होती हैं। DNA, सेल्यूलोज और स्टार्च जो होता है वो प्राइम एग्जांपल होता है ऑफ नेचुरल ऑफ पॉलीमर का होता है। तो याद रखिएगा DNA और सेल्यूलोज
और अस्टार जो दोनों होता है वो प्राइम एग्जाम्पल होता है और नेचुरल ऑफ पॉलीमर का प्राइम एग्जाम्पल होता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है सेलुलोज जो होता है वो आपका पॉलीमर होता है, मतलब 81 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 82 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपको न्यूक्लियोटाइड्स दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड के क्वेश्चन है, वो हमेशा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते रहती है। ये आपका सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, और आपको बताना है डीएनए में। सिंपल मैं बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेकर चलता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो आपको 4 न्यूक्लियोटाइड्स होता है, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होता है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है, और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है डीएनए के अंदर में, तो मैं आपको बता दूं, जो 3 होता है शुरू वाला और 5 जो लास्ट वाला होता है, मतलब जो 5 जो लास्ट में आपको दे रखा है नंबर डिजिट, वो आपको पहले आ जाए, जो शुरू में आपको 3 दे रखा है वो लास्ट में आ जाए जब हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो 5 आपको दे रखा है लास्ट में, उसको पहले हम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एडेनिन होता है वो थायमिन का पेयर होता है, और गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन का पेयर होता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। एडेनिन जो होता है थायमिन का पेयर होता है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं लीस्ट स्ट्रॉन्गर होता है, और गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन का पेयर होता है जो मोर स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो जहां पर आपको एडेनिन होगा वहां पर आपको थायमिन शिफ्ट करना है, और जहां पर आपको गुआनिन होगा वहां पर आपको साइटोसिन शिफ्ट करना है। मतलब जहां पर एडेनिन दे रहेगा, मतलब एडेनिन मतलब ए और थायमिन का मतलब टी, जहां पर आपको एडेनिन रहेगा वहां पर आपको टी देना है, और जहां पर टी रहेगा वहां पर आपको ए देना है, मतलब एडेनिन देना है, और जहां पर जी रहेगा मतलब गुआनिन रहेगा तो वहां पर साइटोसिन देना है, मतलब साइटोसिन देना है, मतलब कि सी देना है, और जहां पर आपको साइटोसिन रहेगा वहां पर आपको गुआनिन मतलब जी देना है। तो सिंपल सा आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पर एडेनिन है, ए फॉर एडेनिन, तो एडेनिन को हम थायमिन रखेंगे टी, और टी फॉर थायमिन तो एडेनिन शिफ्ट करेंगे, और थायमिन को एडेनिन करना है, साइटोसिन को फिर गुआनिन करना है, गुआनिन को फिर साइटोसिन करना है, फिर साइटोसिन का गुआनिन करना है, और थायमिन का एडेनिन करना है, और एडेनिन का फिर थायमिन करना है, और थायमिन का फिर एडेनिन करना है, और जो 3 वाला शुरू था वो आप लास्ट में यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। बहुत ईजी है, सिंपल सा पेयर आपको शिफ्ट करना है, जो जहां पर एडेनिन दे रहेगा वहां पर थायमिन लिख देना है, और जहां पर थायमिन रहेगा वहां पर एडेनिन करना है, और जहां पर साइटोसिन रहेगा वहां पर गुआनिन करना है, और जहां पर गुआनिन रहेगा वहां पर साइटोसिन करना है। तो बस यही है, और इसी से आपको आंसर देना होता है। बहुत इजी है डीएनए का सीक्वेंस। अगर आरएनए का सीक्वेंस रहेगा तो यहां पर सिर्फ एक ही फर्क रहेगा कि थायमिन की जगह पर आपको यूरासिल आ जाएगा, ठीक है, थायमिन की जगह पर यूरासिल आ जाएगा, और एडेनिन जो होता है वो यूरासिल के पेयर में आ जाता है आरएनए के अंदर में। बस बाकी साइटोसिन और गुआनिन सेम ही रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज के आरएनए के लिए, ये डीएनए के लिए था, ठीक है। और जहां पर जो डिजिट होता है वो नंबरिंग होता है, वो नंबरिंग सिर्फ मैनिपुलेट हो जाता है, बस जो शुरू में था वो लास्ट में चला जाता है, और लास्ट में वो शुरू में आ जाता है, बस और कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बता दूं कि डीएनए के अंदर जो एडेनिन और थायमिन का जो पेयर होता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनते हैं वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं, और गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में जो पेयर होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं कि एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, तो आपको 2 होता है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज को रिमेंबर जरूर कीजिएगा। 82 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। आप आंसर मिला सकते हैं, ऑप्शन से मिला सकते हैं, मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया हूं, उस सोल्यूशन के हिसाब से आप आंसर ऑप्शन मिला सकते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू एंजाइम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बताना कि ये आपका एंजाइम दे रखा है और इसका स्टेटमेंट सही कौन सा होगा। तो 83 का मैं आपको बता दूं, 83 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो होलो एंजाइम्स होता है वो अपो एंजाइम्स और को एंजाइम का जो होता है वो एडिशन होता है। तो 83 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ये आपको रिमेंबर करने वाली बात है, क्योंकि आपको बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। 84 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन। तो इसमें बताना यह है कि ग्लाइकोजन के अंदर में रिपीटिंग यूनिट क्या होता है। तो ग्लाइकोजन मैं आपको बता दूं कि ग्लाइकोजन जो होता है एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है जो एनिमल में होता है। इट इज ए होमोपॉलीमर मेड ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्लाइकोजन का जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो आपका सी आंसर, मतलब ग्लूकोज आपका रिपीटिंग यूनिट होता है। तो 84 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 85 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विच बीटा एमाइलेज क्लीवेज। तो बीटा एमाइलेज क्लीवेज जब हम करते हैं तो उसमें जो ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होता है अल्फा 1,4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इसका मतलब 85 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज को आपको रिमेंबर करना है, ठीक है, आपको याद रखना होगा 1,4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक का बॉन्ड होता है। तो 85 का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि थायमिन इज क्या होता है। तो थायमिन जो होता है आपको
थायमिन आपका एक विटामिन होता है। तो 86 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी कि थायमिन जो होता है वो आपका विटामिन B1 होता है। वो पता क्या काम करता है, वो आपका वर्क करती है। थायमिन जो होता है वो हेल्प टू टर्न फूड टू एनर्जी टू कीप नर्वस सिस्टम हेल्दी। जैसे आपने कोई फूड लेते हैं तो फूड लेने के बाद जो एनर्जी में आपको कन्वर्ट करके देता है बॉडी के अंदर, वो आपका विटामिन B1 होता है, वो थायमिन का वर्क करती है। तो थायमिन जो होता है आपको विटामिन B1 होता है। इसका मतलब ये है कि आपको थायमिन जो है वो आपका विटामिन होता है। मतलब 86 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाई एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे बताना कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर में डाई एमिनो भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो वैसा मैं ऑप्शन बता दूं, आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सिस्टीन। सिस्टीन के अंदर क्या होता है, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो सिस्टीन के अंदर आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलती है और 2 आपका NH2 ग्रुप देखने को मिलती है और साथ साथ आपको सल्फर सल्फर का लिंकेज भी देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, वैसे कंपाउंड जिसके अंदर सल्फर सल्फर का जो लिंकेज होता है वो आपको सिस्टीन जो होता है वो सल्फर सल्फर का लिंकेज होता है और उसके अंदर आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है और आपका 2 अमीनो एसिड भी होता है, मतलब कि NH2 ग्रुप भी होता है। आपका 87 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 88 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एंटीकोडोन इज ए ग्रुप ऑफ 3। तो एंटीकोडोन जो होता है वो ग्रुप ऑफ 3 किसका ग्रुप ऑफ 3 होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का आपका ग्रुप ऑफ 3 होता है एंटीकोडोन। तो 88 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। इस चीज को आपको ये बायोकेमिस्ट्री का है, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बायोकेमिस्ट्री जरूर आप इसे रीड कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज नहीं होता, आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। 89 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू। तो जो फीडबैक इनहिबिशन होता है वो एंजाइम ही होता है, बट फीडबैक इनहिबिशन जो होता है इज कॉज्ड बाय ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम। इसके जो रीजन होता है वो एंजाइम को ब्लॉकिंग करने के लिए होता है और यहाँ पर जो एक्यूमुलेट होता है वो एंड प्रोडक्ट पे एक्यूमुलेट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा कि हमको पता है कि फीडबैक इनहिबिशन जो होता है वो एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए होता है, बट यहाँ पर जो रीजन होता है वो एंड प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट करने के लिए होता है। इसका मतलब 89 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, एंड प्रोडक्ट। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजुगेटेड प्रोटीन। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है जो कंजुगेटेड प्रोटीन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात तो फर्स्ट ऑप्शन फॉस्फोप्रोटीन दे रखा था। फॉस्फोप्रोटीन जो होता है वो आपका कंजुगेट प्रोटीन होता है। देखो कंजुगेटेड प्रोटीन होता क्या है, तो कंजुगेटेड प्रोटीन के अंदर में होता क्या है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन। जिसके अंदर आपको प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन अगर प्रेजेंट होता है तो आपका कंजुगेट प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो फॉस्फोप्रोटीन के अंदर आपको कंजुगेट प्रोटीन प्रेजेंट होता है। रीजन ये है कि फॉस्फोप्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिल करके कैसीन का फॉर्मेशन करता है और कैसीन जो होता है वो आपको क्या होता है, मिल्क प्रोटीन होता है। तो फॉस्फोप्रोटीन जो होता है वो आपका क्या होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है और फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो आपको नॉन प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब है कि फॉस्फोप्रोटीन आपको क्या है, कंजुगेटेड प्रोटीन है। अब मैं बात करता हूं बी ऑप्शन की लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन भी एक कंजुगेटेड प्रोटीन है क्योंकि इसके अंदर आपका प्रोटीन प्लस लिपिड एसिड होता है, लिपिड होता है और उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है म्यूसिन का फॉर्मेशन होता है जो प्रेजेंट इन म्यूकस, बॉडी के अंदर जो म्यूकस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है म्यूसिन। तो लिपोप्रोटीन जो भी है, लिपोप्रोटीन भी आपका कंजुगेट प्रोटीन होता है। और सी ऑप्शन में देख सकते हैं, सी ऑप्शन पेप्टोन होता है। पेप्टोन जो होता है वो आपका कंजुगेटेड प्रोटीन नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि 90 का जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। पेप्टोन जो होता है वो कंजुगेटेड प्रोटीन नहीं होता है। तो 90 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। और ग्लाइकोप्रोटीन भी आपका क्या होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। ठीक है। तो 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमन। जो ह्यूमन के अंदर जो एसेंशियल फैटी एसिड होता है वो कौन सा होता है, कौन सा ऑप्शन में आपको दे रखा है। इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आपको बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर फैटी एसिड होता है जो इसेंशियल होता है। तो 2 फैटी एसिड जो होता है जो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इसेंशियल होता है, पहला आपका जो होता है वो लिनोलेइक एसिड होता है और दूसरा आपको जो होता है लिनोलेनिक एसिड होता है। मतलब कि एक लिनोलेइक एसिड होता है और एक लिनोलेइक एसिड होता है। लिनोलेइक एसिड के अंदर आपको ओमेगा 6 का फैटी एसिड होता है और लिनोलेनिक के अंदर आपको ओमेगा 3 का फैटी एसिड होता है। इसका मतलब 91 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, लिनोलेइक एसिड, जिसके अंदर आपको क्या होता है, ओमेगा 6 का फैटी एसिड होता है। और मैं आपको एक और बता दूं, एक और भी जो होता है वो फैटी एसिड होता है और हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का इसेंशियल होता है जिसको हम बोलते हैं एराचिडोनिक एसिड। मतलब कि ARCHIDONIC, मतलब एराचिडोनिक एसिड जो होता है जिसके अंदर आपको ओमेगा 6 प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड। तो एराचिडोनिक एसिड भी जो होता है वो आपका इसेंशियल ऑफ फैटी एसिड होता है फॉर ह्यूमंस के लिए। ठीक है। तो आपका 91 का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी।
92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि जीन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो जीन होता क्या है? जीन एक प्रोटीन होता है। सिंपल वे में जीन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। आपने पढ़ा होगा जीन जो होता है एक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो 92 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 93 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर इज ड्यू टू द इफिशियंसी ऑफ विटामिन। जैसे आपका ब्लड जो क्लॉटिंग करता है, जैसे आपका बॉडी में कुछ कट जाती है तो कटने के बाद जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाती है, तो किसकी वजह से जमता है? इसका क्या कारण होता है? तो विटामिन के की वजह से। अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन के होगा तो ज्यादा ब्लड आपका फ्लो नहीं होगा, जल्द से जल्द थक्का हो जाएगा, जम जाएगा, जो विटामिन के की वजह से होता है, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मेटल आयन प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट के जो अंदर होता है वो आपको मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। मेटल आपको पता है जो क्लोरोफिल होता है वो आखिर जो प्लांट के अंदर पत्ते जो लीफ होते हैं वो हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल के अंदर जो होता है मैग्नीशियम ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है, मतलब ज्यादा एबंडेंट में प्रेजेंट होता है। तो 94 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 95 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए ड्यू टू। आरएनए डिफर होता है डीएनए से, इसका वजह क्या है, कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आरएनए जो होता है वो दोनों, आरएनए हो गया या फिर डीएनए हो गया, दोनों आपका शुगर ही होता है। क्योंकि डीऑक्सीराइबोस, डीएनए जो होता है वो आपको डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और आरएनए जो होता है वो आपको राइबोस शुगर होता है। दोनों के अंदर आपको शुगर देखने को मिलती है। बट मैं आपको बता दूं ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है, मगर डीएनए के अंदर जो होता है वो आपको एडेनिन, थायमिन और आपको गुआनिन, साइटोसिन देखने को मिलती है। डीएनए के अंदर आपको एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन देखने को मिलती है। बट आरएनए के अंदर आपको देखने को मिलती है एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। इसका मतलब ये है कि आरएनए और डीएनए में जो डिफर होता है वो थायमिन और यूरासिल का डिफर होता है, बाकी सब सेम होता है। या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा। इसे कंफर्म मालूम नहीं चल रहा है कि एडेनिन होगा, सॉरी यूरासिल होगा कि थायमिन होगा, ये दोनों डिफर होता है। तो आरएनए डिफर होता है डीएनए से, इसका मतलब ये है कि यूरासिल ही होना चाहिए। तो 95 का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, रोल ऑफ अडेप्टर फॉर अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन बायोसिंथेसिस इज प्लेड बाय। जिसे बताना ये है कि जो अमीनो एसिड की ड्यूरिंग, अमीनो एसिड के दरमियान में जो प्रोटीन बायोसिंथेसिस करता है तो उसमें जो रोल ऑफ अडेप्टर होता है वो कौन सा वर्क करता है? तो ट्रांसफर ऑफ आरएनए का वर्क करता है। तो 96 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन आर सिंथेसिस्ड ऑन। तो इसका जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसाइज किया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन्ड बाय। तो जब ब्लड ग्लूकोज है उसको मेंटेन कौन करता है, किसके माध्यम से मेंटेन होता है? तो इंसुलिन के माध्यम से मेंटेन होता है। तो 98 का बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट। तो इसमें बताना है कि मेम्ब्रेन जो बॉन्ड सेल होता है वो किसमें प्रेजेंट, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसके अंदर फंगल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। आपने पढ़ा कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो होता है आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स में, आपको एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स मतलब PROKARYOTES मतलब प्रोकैरियोट्स जो होता है उसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है वो एब्सेंट होता है, बट ऐसा ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो जो प्रोकैरियोट्स होता है वो आपको फंगल सेल ही होता है। तो 99 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइनली अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो गया एसपीपीयू एमएससी केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। तो अब 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 100 नंबर जो क्वेश्चन पूछा, द एंजाइम दैट एक्ट्स ऑन फैट्स इज। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो फैट की तरह एक्ट करता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो फैट की तरह एक्ट करता है? तो लिपेज जो होता है वो लिपेज जो होता है वो ऐसा एंजाइम होता है जो फैट की तरह एक्ट करता है। तो लिपेज इज ए ग्रुप ऑफ फैट स्प्लिटिंग एंजाइम्स फाउंड इन द ब्लड्स गैस्ट्रिक जूस पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। इसमें आपका जो वर्क करती है एंजाइम्स वो आपको फैट की तरह वर्क करती है, और ये जो होता है वो ब्लड के अंदर पाया जाता है। ब्लड के अंदर आपको देखने को मिलती है लिपेज एंजाइम, और ये फैट की तरह बिहेव करती है। तो आई होप 71 से लेकर के 100 क्वेश्चन जो है आपको मैंने कंप्लीट करा दिया पार्ट 3 वीडियो के अंदर में, और पार्ट 1 पार्ट 2 आपका ऑलरेडी बना हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट पे जाकर देखिएगा, तो आपको एसपीपीयू का एमएससी केमिस्ट्री का सैंपल पेपर आपको वहां पर दे रखा
लिखा है, तो वहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहां से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप वॉच कर सकते हैं और क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसपीपीयू के अंदर एमएससी केमिस्ट्री में। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगती है इस वीडियो से तो प्लीज वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और लोगों दोस्तों में अपना शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उसको भी फायदा हो। हाँ, जो भी मैंने डिस्कस किया हूँ इस वीडियो के अंदर, या पार्ट 1 हो या पार्ट 2 या पार्ट 3 हो, जो भी डिस्कस किया हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया होगा, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ होगा तो प्लीज जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आपने मिस्टेक किया है, तो हम कोशिश करेंगे उसे इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।